हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 7 के बारे में। क्लास 6 का चैप्टर 7 है और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 चैप्टर तक अच्छे तरीके से देख लिया होगा। सभी चैप्टर के एमसीक्यू भी वीडियो के एंड में कराए जाते हैं, तो एमसीक्यू का भी कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से वीडियो को देखिए और उसके बाद एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर का नाम क्या है? अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। और जैसे कि हमने चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ा था, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि अभिलेख से क्या लिखा गया है, हमें यह समझना यानी कि यह समझने की कोशिश करना होगा कि उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, यानी कि राज्य और साम्राज्य में क्या फ़र्क होता था। ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि शेरों वाला जो स्तंभ शीर्षलेख है, कुछ इस तरह से पिक्चर दिखता है। पिक्चर आप देख सकते हैं। कभी देखिए इसमें पूछा ये जाता है कि इसमें कुल कितने शेर आपको दिखाई देंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसके जस्ट पीछे एक होगा, यानी टोटल 4 शेर इसमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट वन है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले शुरू किया था। ये प्रश्न याद रखिएगा, 2300 साल पहले शुरू किया था। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में देखने को मिलता है। यानी ये पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य, इसको याद रखना है। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है, एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके फिर बेटे हुए बिंदुसार और फिर उसके बेटे हुए बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण राजा रहे, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखने को मिलेगा कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में हम उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया, जो कि हम आगे के आप मैप में आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए नगर जो काला काला आपको दिख रहा होगा वो नगर है। जैसे तक्षशिला यहाँ पे पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तो ये नगर है। देखिए यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया कि जो रेड कलर दिख रहा है वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल और साथ में जो ब्लैक कलर है वो महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। आप नीचे जो मैप में मैंने वो रेड कलर का दिखाया था वो यही बात कही जा रही है कि जहाँ से भी अशोक के शिलालेख मिले हैं उसे लाल बिंदु से दिखाया गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर हैं। उन देशों के नाम बताओ जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। तो ये तो फिलहाल बात की बात हुई, लेकिन हमें जो आगे कवर करना है वो हम देख लेते हैं। इसमें आप मैप में देख लीजिएगा अलग अलग जगहों से, जैसे टोपरा, कालसी। देखिए कभी कभी कालसी पूछा था कि कालसी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कालसी इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड में। बाकी आप यहाँ पे और भी जो है इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। चलिए इसमें देखिए सेकेंड जो पेज है इसमें हमें हमारे जानने लायक कुछ ऐसा नहीं है। तो इसके बाद हम प्रशासन में देखेंगे तो एक पॉइंट्स और देखने को मिलेगा। जैसे मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना करके भेजा जाता था। ये प्रश्न पूछा था कि राज्यपालों को क्या कौन सा पद दिया जाता था, तो राजकुमारों को गवर्नर यानी राज्यपाल का पद मिलता था। तो ये बस याद रखना था इसमें यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया। लिखा यह गया कि अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन जो है वो नजराने के रूप में। अब ये नजराना क्या होता था, यहाँ पे देखिए नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना
देखिए मतलब कहने का मतलब जो कर है वो नियमित रूप से लिया जाता था, लेकिन जो नजराना है, नजराना वो अनियमित रूप से लिया जाता था। जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब कर तो एक निश्चित है कि आपको टाइम टाइम पे देना है, लेकिन नजराना ऐसा नहीं होता था, ये अनियमित था। अब यहाँ पे राजधानी में सम्राट जो है वो थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हम लोग इस सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बस जानकारी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस पहला लाइन आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये पश्चिम एशिया के यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बस पहला पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो है वो नॉलेज के लिए है कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट उस वक्त जो पाटलिपुत्र था और साथ ही साथ उस वक्त जो सम्राट थे उसके लिए किस तरह सा व्यवहार होता था, क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे के पॉइंट्स में कि अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग की विजय की थी। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कलिंग जो है वो कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है, यानी उड़ीसा का पुराना नाम तो जो कलिंग था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मुझे इससे अपार दुख हुआ। क्यों? तो यहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको पता ही होगा, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और इनका यही था। और साथ में इनके इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए जो धर्म हम देख रहे हैं वो धर्म एक्चुअली धर्म ही है। जैसे कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। आगे देखिए कलिंग का अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या लिखा गया, जो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर दिख रहा होगा ये, तो इसमें यही चीज़ लिखा गया है, मेंशन किया गया कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर, इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये उस समय की मूर्ति कला का एक अच्छा नमूना माना जाता था। अशोक का धम्म क्या था, तो बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और वे बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रेरित थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें है, वो ध्यान रखना है। बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रेरित थे। और इसमें हम देखेंगे अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान या फिर कर्तव्य, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, यानी जैसा लोग कर्तव्य करते हैं वैसा उनको परिणाम मिलता है। इसलिए उन्होंने धर्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पर यह भी मेंशन है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी राजदूत भेजे थे अपनी प्रजा के लिए। अशोक के संदेश इसमें क्या है, तो हम थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं, अब इसके बाद देखते हैं।
लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब करते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है तब करते हैं, बच्चों के जन्म पर और यात्रा शुरू करते हैं तब करते हैं, और वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, यानी अशोक का कथन था कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा लाभदायी होगा, यानी फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। यानी कि वो जो अनुष्ठान किया जाता है उससे ये काफ़ी ज़्यादा बताया गया कि ये वो करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये करिए, ये इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये मतलब कि ज़्यादा फलदायी है। ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा या फिर दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म का बड़ाई या फिर दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म का प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। एक पॉइंट्स लिखा गया कि ब्राह्मी जो लिपि है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ पे देखिए अक्षर लिखे गए कि अलग अलग भाषाओं में अक्षर यहाँ पे लिखी गई हैं। चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें अब और कुछ नहीं है, बस एक चीन की दीवार के संदर्भ में दिया गया कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करना शुरू किया था, और इस की लंबाई जो है वो ध्यान रखिएगा 6400, लगभग 6400 किलोमीटर है, और अब तो बहुत कम हो चुका है, मतलब काफ़ी कम हो चुका है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब चलिए हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और गेस करिए कि सही आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, और ये पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वह पहले शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वह पहले शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की? तो वो कोई और नहीं, वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अपने एक अभिलेख में अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद मैंने कलिंग विजय की, इसका वर्णन किया। अपने एक अभिलेख में अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद मैंने कलिंग विजय की, इसका वर्णन किया। तो इन्होंने बताया कि 8 वर्ष के बाद, हमने देखा था ना कि 8 साल के बाद कलिंग विजय पर वर्णन किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कलिंग विजय कब हुआ था, कलिंग पर आक्रमण इन्होंने कब किया, वो डेट क्या था। अगला है कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर जो बिहार के रामपुरवा से प्राप्त हुए एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, वर्तमान में इसे कहाँ रखा गया? हमने ऊपर में देखा था, कहाँ रखा गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी है को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया। राइट। नेक्स्ट वन देखिए कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए निम्न में से किस देश में अपने राजदूत नहीं भेजे थे? ध्यान दीजिएगा, नहीं भेजे थे। कहाँ पर नहीं भेजे थे? तो सीरिया में भेजा गया था, मिस्र में भेजा गया था, ग्रीस में भेजा गया था, श्रीलंका में भेजा गया था, लेकिन अफगानिस्तान का हमने कोई जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पे केवल 4 जो होगा इसमें नहीं भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन की साम्राज्य का स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो इनकी सहायता चाणक्य या फिर कौटिल्य ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासन बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर कहा जाता है।
तो उसे हमने क्या कहा था, राजवंश या फिर वंश कहते थे। तो राजवंश यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न होता है? यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि साम्राज्य होता है जो राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्यों को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। साम्राज्य को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्रित करते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी कारणों की वजह से कह सकते हैं कि साम्राज्य होता है वो जो राज्य से बड़ा होता है, राज्य से भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन से थे? कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है क्या सकते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा लिखा गया। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थित है। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ हमने देखा है? तो ये स्थित था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में, ऑप्शन डी, सारनाथ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थे कहाँ पर? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा हुआ वह कौन सा युद्ध था? हम इसका राइट आंसर नहीं बताने वाले हैं। 13 का आंसर आप खुद बताइए कि क्या होगा और कब हुआ, ये डेट आपको फिर से मेंशन करना है। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ देता हूँ, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, आगे की क्लासेस में हम देखने को मिलेगा। तो आप ये बताइएगा कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के अधिकतर लिपियां निम्न में से निम्न लिपि से उत्पन्न हुई है। भारत की अधिकतर लिपियां जो है वो निम्न लिपि से उत्पन्न हुई है, वो कौन सी है? तो यहाँ पे ब्राह्मी बिल्कुल सही होगा, ब्राह्मणी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वह कौन थे? तो धम्म महामांत होते थे। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? क्या बनेगा राइट आंसर? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में अशोक को जाना जाता है, सम्राट अशोक, ऑप्शन ए। दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था। बताइए कि दुनिया में एक ही मात्र ऐसा राजा बना जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध मतलब विजय को त्याग दिया, और वो थे कौन? अपने अशोक, सम्राट अशोक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया? कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया? किसे दिखाया गया? तो शेर को दिखाया गया। यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शेर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए? इस प्रश्न का भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके कि 19 का आंसर भी क्या होगा। 19 का आंसर जल्दी से बताइए, कितने शेरों को दिखाया गया। अगला है कि कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 1.5 लाख जो थे उनको बंदी बनाया गया था और करीब 1 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे इस युद्ध में, ऑप्शन बी होगा। कलिंग उड़ीसा का पूर्व नाम है, इसको याद रखिएगा। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। अगला है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में मिलते हैं, यानी किस भाषा में मिलते हैं? अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? तो भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।